लेक्चर ऑन क्लासेस के स्टूडेंट लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डल्लू, जो आपको बताने जा रही हूं इग्नू की एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री का सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है हमारा एमएचआई 103 और आपके मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। मेरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है। अपना उसको पढ़िए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। एक बच्चे की रिक्वेस्ट आई है जिसमें कि उसने बोला है कि नारीवादी इतिहास लेखन की मुख्य विशेषताओं के बारे में आप वीडियो डालिए। तो मैं उसके कहने पर ये डाल देती हूँ, नारीवादी इतिहास लेखन। इसमें आप अब इस पे ज़्यादा जो है डीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। आप इसको अपने आप बना के अच्छा खासा लंबा चौड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं। इसका जो रिलेशन है दैट इज़ आपका चैप्टर नंबर 21 है, भारतीय इतिहास लेखन में जेंडर जेंडर इन द इंडियन हिस्ट्री राइटिंग, राइट। इसके अंदर आपका नारीवादी इतिहास लेखन आ जाता है। इसको मैंने आपके लिए आंसर बुक में से छांट के आपके लिए जो जो लाइन पॉइंट्स थे उसके अंदर आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर वो छांट के मैंने आपके लिए आंसर तैयार किया है। टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। elaborate ऑन द मेन फीचर ऑफ द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जब इतिहास, हमने जितना भी इतिहास पढ़ा है, अपने ग्रंथ पढ़ा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो वुमेन्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता है, राइट। तो उस समय जब इतिहास जो भी लिखा गया है पहले का, तो उसमें इतिहास में वुमेन्स के बारे में नहीं लिखा गया है। एक सोच थी उस समय, राजा महाराजाओं के बारे में, उनकी राजनीतिक के बारे में, उनकी पॉलिसी के बारे में लिखा जाता था। ज्योग्राफिकली जो भौतिक है उसके बारे में लिखा जाता था, भारत का विदेशी आक्रमण, युद्ध, राजाओं, जो भी इंपॉर्टेंट पीपल होते थे उनके बारे में लिखा जाता था इतिहास, राइट। तो लेकिन जब कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने ये सोचा कि भाई सब जगह तो वुमेन्स तो हर जगह पार्ट ले रही हैं, वुमेन आपका राष्ट्रीयवादी आंदोलन में भी पार्ट ले रही हैं, और 1857 में भी आपका झांसी की रानी ने पार्ट लिया, विद्रोह किया, ठीक है। और हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी वुमेन्स ऐसी है जिन्होंने कि भारत के लिए बहुत बहुत सारे काम किए हैं, बट उनका नाम इतिहास में कहीं नहीं आता है। जैसे जो राजा होते हैं, उनकी जो रानी होती है, उनके बारे में भी किसी ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके की जब सोच पैदा हुई है तो उसी को ही नारीवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। जिस समय लोगों ने कहा कि नहीं, इतिहासकारों ने कहा कि नहीं, हमें महिलाओं के बारे में भी इतिहास लिखना चाहिए। तो उन्होंने जब इतिहास लिखा, तो कुछ लोगों ने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो इतिहास अगर हम लिखना चाहें तो हमें जो स्टार्टिंग के शुरू के जो इतिहास है उसका हमें रीराइटिंग करना पड़ेगा, यानी कि पुनर्लेखन करना पड़ेगा। जब वो वुमेन्स के बारे में दोबारा से लिखेंगे उसी इतिहास के बारे में, तो हमें उस चीज़ को जो है साक्ष्यों के साथ, प्रूफ के साथ, क्योंकि बिकॉज आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले भी बताया कि इतिहास ऐसे नहीं है कि कुछ भी लिखा और हो गया, नहीं। अब आपको साइंटिफिकली प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये हुआ था। जैसे कि जो भी रानी है, जितने भी जो वुमेन्स है, जो एजुकेटेड वुमेन्स है जिन्होंने कुछ किया है, तो उनके बारे में जो इतिहास में छूट गया उनके बारे में, तो वो इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा। तो उस समय उन लोगों के पास जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, ठीक है। उनको सारे साक्ष्यों को दोबारा निकालना पड़ेगा, दोबारा से उनकी रिसर्च करनी पड़ेगी, दोबारा से उनका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उन लोगों में आई थी, तो वही चीज़ आपको इस आंसर में डिस्क्राइब करनी है। और फिर उसके बाद जब उन्होंने इतिहास लिखा तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी महिलाओं के बारे में, और किस किस पॉइंट्स पर उन्होंने महिलाओं के इतिहास को उजागर किया है, तो उस चीज़ को आपको इसमें विशेषताएं बतानी है, राइट। और राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं, जो मैंने आपके लिए आंसर लिखा है बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आंसर बिल्कुल आपका समझ आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। प्राचीन काल से ही जब भी इतिहास लिखा गया उसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया, जबकि इतिहास में महिलाओं ने अधिक योगदान दिया। इतिहास हमेशा राजा महाराजाओं के जीवन या फिर सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति या फिर राजनीतिक स्थिति पर लिखा गया, ठीक है। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्हें नारीवादी इतिहासकार कहा गया है। जिन्होंने मतलब सोचा कि हाँ भी नारियों के लिए भी इतिहास लिखना चाहिए, तो उसे नारीवादी इतिहासकार कहा जाता है। पहले से लिखे गए इतिहास को फिर से लिखना तो इस मायने में कठिन होगा, क्योंकि जो पहले का इतिहास है उसके लिए हमें उपलब्ध स्रोत पुराने हैं, तो महिलाओं के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं देंगे। जो हमारे पास सोर्सेज है उसमें महिलाओं के बारे में तो कोई जानकारी है ही नहीं, ठीक है। तो अतीत में महिलाओं के बारे में जानकारी के लिए पुराने साक्ष्यों को खगोलने के लिए बहुत सारे शोध यानी कि रिसर्च और विश्लेषण की आवश्यकता होगी, ओके। इतिहासकारों के एक वर्ग के बीच में नई चिंताओं और नई इच्छा शक्तियों के सामने आने के बावजूद महिलाओं को वास्तव में शामिल किया गया। तो उनकी सोच थी कि कैसे रिसर्च करना है, किस तरीके से करना है, ठीक है। इस तरीके की सोच ने जो है फिर महिलाओं के बारे में सोच लिखना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से नारीवादी इतिहासकार का काम दुगनी कठिनाइयों से भरा हुआ था।
तो पहले क्योंकि जो पहले का रिसर्च है उसमें दोबारा से रिसर्च करके, इन्वेस्टिगेशन करके जो नारियों ने जिस जो कार्य किए थे उसको दोबारा से उजागर करना, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट वर्क। ओके, तो देन विश्व के अनेक हिस्सों के विपरीत जहां महिलाओं को इतिहास में प्रवेश मिला, वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इतिहास में पुनर्लेखन आवश्यक है। पुनर्लेखन मीन्स रीराइटिंग। इसके अतिरिक्त स्त्रीवादी दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए इतिहास को फिर से लिखने में इतिहासकारों को न केवल विभिन्न स्रोतों और सामाजिक प्रक्रियाओं की खोज करनी होगी, न केवल सामाजिक साक्ष्यों को पर्दों से बाहर निकालना होगा। इतिहास विश्व के नए लेखन में लिंग भेद संबंधी मुद्दों को आत्मसात करना होगा, क्योंकि बिकॉज उन्होंने देखा कि इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि ये लिंग भेद था। स्त्रियों को वो इस लायक ही नहीं समझते थे। उस समय जो इतिहासकार थे वो स्त्रियों को इस तरीके से, क्योंकि स्त्रियों की दशा जो है बहुत पिछड़ी हुई थी, वो इस लायक ही नहीं समझते थे कि इनके बारे में लिखे हम। ठीक है, तो उसी को ही लिंग भेद कहा जाता है। और बल्कि इस प्रकार के लेखन के उत्पीड़न का अनेक इतिहासकारों पर से आवरण हटाना होगा, क्योंकि कुछ इतिहासकारों ने इनको लिख शामिल ही नहीं किया। इसका मतलब क्या थे, वो लिंग भेदी थे वो लोग। ठीक है, तो इस तरीके का आप इसमें अपने आप भी बना के इसको लंबा चौड़ा और भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपकी बुक के सारे पॉइंट है, जितना भी है सब आपके टेक्स्ट बुक का है। नारीवादी इतिहास लेखन से पूर्व अतीत का नारीवादी पुनर्लेखन होना चाहिए। ठीक है, लिंग भेदी संबंधित दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास लेखन से जुड़े कुछ मुद्दों को रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जैसे कि महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, राजनीतिक में नहीं आने दिया जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था आदि। अभी भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनकी खोज की जानी जानी बाकी है, जैसे कि दलित महिलाओं का इतिहास, जाति तथा लिंग भेद के बीच का संबंध। ओके, उसके बाद है साबल्टन अध्ययन है। साबल्टन अध्ययन में क्या किया उन्होंने, मजदूरों के बारे में, जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो मजदूर थे, उनके बारे में इतिहास लिखा, लेकिन उन्होंने भी महिलाओं को नहीं शामिल किया। ओके, साबल्टन जबकि निम्न वर्ग का था तब भी उसने महिलाओं को शामिल नहीं किया। तो ये क्या है, लिंग भेद है। ठीक है, महिलाओं के इतिहास के अध्ययन में जाति, वर्ग, पितृसत्ता और राज्य जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो महिलाओं का जब इतिहास लेखन, जब अध्ययन स्टडी की गई, तो उन्होंने देखा कि जाति में भी आपका लिंग भेद होता था, वर्ग था। ठीक है, पितृसत्ता यानी कि जो पिता की जो संपत्ति है उसमें सिर्फ पुरुष का ही हो सकता है, जो बेटा होता है उसी का ही अधिकार होता है, राज्य जैसे होता है, जैसे ऐसे जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जब इतिहास किया गया। ठीक है, तो नारीवादी इतिहास लेखन महिलाओं के अनुभवों, भूमिकाओं और संघर्षों को केंद्र में रखकर रचा गया। ठीक है, जब नारीवादी इतिहास लेखन किया तो उन्होंने क्या देखा कि महिलाओं की क्या भूमिका थी, उनके क्या एक्सपीरियंस थे, उन्होंने किस तरीके से जो है संघर्ष किया। ठीक है, उन्होंने उस तरीके से जो प्रतिरोध के बारे में जो भी उन्होंने काम किए उसके बारे में लिखा गया, तो उसी को ही नारीवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। एक प्रतिरोधी विमर्श है। ओके, ऑलराइट। ठीक है, अब नारीवादी इतिहास लेखन की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या हैं। ठीक है, इसके आपकी मैंने जो है आपकी बुक के जो पॉइंट है उसमें मुझे 6 पॉइंट मिले हैं। 6 पॉइंट है, आप इसको अपने लैंग्वेज में भी लिख के इसको बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, पितृसत्ता को चुनौती यानी कि चैलेंजिंग द पेट्रियार्ची। पेट्रियार्ची यानी कि जो पितृ की जो संपत्ति थी उसमें महिलाओं को कुछ भी नहीं मांगना जाता था। ठीक है, महिलाओं को जो है छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी उनको। तो यह मुख्य धारा के में इतिहास ये मुख्य धारा के इतिहास में व्यापक पुरुष प्रधान आख्यानों का विरोध करता है, उन प्रथाओं को चुनौती देता है जिन्होंने महिलाओं को हाशिए पर रखा। ऑलराइट, इसका मतलब है कि पुरुष प्रधान था, महिलाओं को इस लायक ही नहीं समझा जाता था कि उनको पुत्र की संपत्ति में अधिकार मिले। ठीक है, जो मुख्य धारा थी इतिहास, जो मुख्य धारा आपको पता ही है कि 19वीं शताब्दी में इतिहास लेखन की मुख्य धारा हुई थी, जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी वीडियो डाल रखे हैं। तो उस मुख्य धारा में पुरुष प्रधान समाज था, इसलिए उसका विरोध किया गया था पितृसत्ता की चुनौती में, जब महिलाओं के बारे में लिखा गया। महिलाओं को केंद्र में रखना, तो यह ना केवल प्रसिद्ध महिला बल्कि सामान्य महिलाओं के दैनिक जीवन, यानी कि ऐसे नहीं कि जो पॉपुलर लेडी हो उनके बारे में ही, जो नॉर्मल वुमेन होती है उनके भी बारे में जो संघर्ष उन्होंने किए हैं ऐतिहासिक विश्लेषणों का हिस्सा बनाता है। इसके बारे में भी आप, मतलब ये पॉइंट थोड़े लिखे हैं मैंने आपकी बुक के, आप इसको बड़ा करने के लिए, आंसर को 5 पेज का बनाने के लिए इनको भी फैला के अपनी तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है, कि निजी और सार्वजनिक का अंतर संबंध, इंटर रिलेशन ऑफ प्राइवेट
प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है उसमें भी लैंगिक विभाजन किया जाता था। वुमेन्स को कम सैलरी मिलती थी, पुरुष को ज़्यादा मिलती थी। ठीक है, वुमेन्स को ऐसा काम दिया जाता था, हल्का फुल्का काम दिया जाता था, वुमेन्स को इस लायक ही नहीं समझा जाता था कि वो ये काम करे। इसमें भी आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं। ओके, ऑलराइट। ज्ञान के पुनर्लेखन का प्रयास है, अटेम्प्ट टू रीराइट नॉलेज। ठीक है, यह महिलाओं की आवाज और उनकी रचनाओं जैसे जो साहित्य, कला और उनके विचारों को पुनः खोजकर इतिहास को पुनर्निर्मित करता है। यानी कि जो महिलाओं ने बोला, जो उनकी फीलिंग्स थी, उनको, उनकी जो फीलिंग्स है, उनकी नॉलेज है, उनको उजागर करना। ठीक है, उनको पब्लिकली एक्सपोज करना कि महिलाएं क्या सोचती हैं, उनके ऊपर जो दशा आई है, जिस तरीके से उत्पीड़न है, उनके बारे में वो क्या सोचती हैं। उन्होंने जो छुप छुप के पढ़ाई करी, ठीक है, क्योंकि पढ़ने तो दिया नहीं जाता था, तो उन्होंने छुप छुप के पढ़ाई करी, अपनी किताबें लिखी, अपनी जीवनी लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने ज्ञान का पुनर्लेखन किया है। ठीक है, तो इसके बारे में भी आप अपना बढ़ा के लिख सकते हैं। ओके, शोषण, शोषण व प्रतिरोध का अध्ययन, यानी कि द स्टडी ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन एंड रेजिस्टेंस। यानी कि जो उनके खिलाफ जो उत्पीड़न होता था, जो उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उसके खिलाफ उन्होंने किस तरीके से आवाज उठाई है, जो महिलाओं ने आंदोलन किए हैं उनको रेखांकित करना। राइट, तो ये सब इतिहास लेखन के पॉइंट थे जो कि इतिहास नारी के बारे में लिखे गए थे, और वही विशेषताएं आपको इस आंसर में डिस्क्राइब करनी है। ओके, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण, द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यह समाज शास्त्र, मानव विज्ञान और साहित्य जैसे अन्य विषयों का उपयोग करके महिलाओं के इतिहास को गहराई से समझने का प्रयास करता है। सोशियोलॉजिकली और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वुमेन्स जो फीलिंग्स थी उनकी, ठीक है, और जो उन्होंने उस समय अपने के बारे में जो लिखा है, उन वुमेन्स भी लिखती थी, लेकिन बट ये है कि वो एक्सपोज नहीं होती थी। ठीक है, तो उनकी फीलिंग्स को एक्सपोज करना, ठीक है, वो भी इसमें पॉइंट डाले गए हैं। नारीवादी इतिहास लेखन की एक संग्रहित, संतुलित और न्याय संगत पुनर्व्याख्या है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को ऐतिहासिक कर्ता, यानी कि एजेंट के रूप में स्थापित करना। यानी कि द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी इज द होलिस्टिक, बैलेंस्ड एंड इक्विटेबल री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। राइट, तो इस तरीके से आपको इन सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, आई होप मैंने ये 3 पेज का तो बना ही दिया है। आपको आंसर जो लिखना है जब आपके एग्जाम होंगे, तो बड़ी बड़ी राइटिंग में अच्छा अच्छा साफ साफ 5 पेज का एक एक आंसर लिखेंगे, तो आपकी 70 से 80 नंबर अच्छे से आ जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको, जितने भी एमए हिस्ट्री का टॉपिक है उसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी आती है, तो आप मुझे कमेंट्स करके लिखिए, मैं आपके लिए ज़रूर वीडियो डालूंगी। ओके, मैं आपके लिए स्क्रॉल कर देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आंसर का। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, आप इसको जितना अपने आप बनाएंगे तो उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके ओके, ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।